चलिए आज इतिहास के एक ऐसे भयावह अध्याय की बात करते हैं जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है एडोल्फ हिटलर की, एक ऐसा नाम जो आज भी डर और तबाही का दूसरा नाम है। हम उसकी जिंदगी के उन खास पड़ावों को देखेंगे जिन्होंने न सिर्फ एक देश बल्कि पूरे के पूरे महाद्वीप को जंग और एक ऐसे नरसंहार की आग में झोंक दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये जो नंबर है 60 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। नहीं, ये 60 लाख जिंदगियां थीं, सपने थे, कहानियां थीं, जिन्हें हिटलर की नफरत ने बेरहमी से कुचल दिया। जी हां, 60 लाख यहूदी। ये हॉलोकॉस्ट की वो भयानक सच्चाई है जिसे समझने के लिए हमें इस कहानी की तह तक जाना होगा। अब देखिए, हिटलर के बारे में ना कई तरह की बातें, कई अफवाहें फैली हुई हैं और उनमें से एक सबसे कॉमन है कि उसके पूर्वज यहूदी थे, पर ऐतिहासिक तथ्य कुछ और ही कहानी बताते हैं। तो इस पूरी बातचीत में हम सिर्फ वेरीफाइड फैक्ट्स पर ही ध्यान देंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ऑस्ट्रिया का एक आम सा लड़का कैसे इतिहास का सबसे बदनाम तानाशाह बन गया। ये साल उसकी जिंदगी के सबसे अहम साल थे। सोचिए, वियना की सड़कों पर गरीबी झेलना और फिर पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की अपमानजनक हार। इस हार ने उसके अंदर एक ऐसी कड़वाहट और गुस्सा भर दिया जो आगे चलकर उसकी पूरी विनाशकारी विचारधारा का आधार बनी। और यहीं से उसकी सियासी यात्रा शुरू होती है। एक छोटी सी गुमनाम सी पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी। जब वो इसमें शामिल हुआ तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये छोटी सी चिंगारी एक दिन ऐसी आग बन जाएगी जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। अब कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली है। देखते हैं कि कैसे हिटलर ने धोखे, चालाकी और बेहिसाब क्रूरता का इस्तेमाल करके सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी। उसने तख्ता पलट की कोशिश की, जिसे बियर हॉलपुट्स कहते हैं, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गया। पर जानते हैं, इस नाकामी ने हिटलर को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। उसने सीखा कि सत्ता बंदूक के जोर पर नहीं, बल्कि सिस्टम को, लोकतंत्र को ही अंदर से खोखला करके हासिल की जा सकती है। तो वो जेल गया, लेकिन सलाखों के पीछे भी उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसने इस वक्त का इस्तेमाल किया अपनी भयानक सोच को एक किताब में लिखने के लिए। माइन कैम्फ यानी मेरा संघर्ष। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये नाजी पार्टी का मैनिफेस्टो थी, जर्मनी के काले भविष्य का एक पूरा रोड मैप। और फिर वो दिन आ ही गया। 30 जनवरी 1933 एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया। ये वो पल था जब लोकतंत्र ने जाने अनजाने में अपने ही कातिल को सत्ता की चाबी सौंप दी। और सत्ता मिलते ही उसका अगला कदम क्या था? लोकतंत्र को खत्म करना। और इसके लिए उसने इस्तेमाल किया सक्षम अधिनियम का। बस इस एक कानून ने उसे संसद से भी ऊपर असीमित शक्तियां दे दी। बस यहीं से जर्मनी में तानाशाही की औपचारिक शुरुआत हो गई। लेकिन अभी भी कुछ लोग थे जो उसके रास्ते में आ सकते थे। तो सत्ता पर अपनी पकड़ को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए उसने अपने ही साथियों और विरोधियों का खून बहाया। नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स के नाम से जानी जाने वाली इस खूनी रात में उसने हर उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जो उसके खिलाफ उठने की हिम्मत कर सकती थी, और सेना को भी अपने पाले में कर लिया। अब जर्मनी पर तो उसका पूरा कंट्रोल था, तो हिटलर की नजरें गईं सीमाओं के पार। उसने अपना पूरा ध्यान लगाया इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर और दुनिया को एक और भयानक विश्व युद्ध के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। ये सब एक बहुत सोची समझी चाल थी। देखिए, एक तरफ तो 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स के जरिए उसने दुनिया को दिखाया कि जर्मनी कितना मजबूत और शांति प्रिय देश है, एक झूठी इमेज बनाई। और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे वो ऑस्ट्रिया और फिर सुडेटनेलैंड पर कब्जा करने का पूरा प्लान बना रहा था। ये सब जंग की तरफ बढ़ते कदम थे। और जनवरी 1939 में उसने जो कहा, उसने उसके असली इरादों पर से पर्दा हटा दिया। ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये एक खुली घोषणा थी यहूदी लोगों के सफाई की। और फिर 1 सितंबर 1939 को उसकी आक्रामक नीतियों का वो नतीजा सामने आया जिसका डर था। नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई।
एक ऐसा युद्ध जिसने इंसानियत के इतिहास का सबसे काला पन्ना लिखा। कहते हैं ना, हर उदय का एक पतन होता है। तो अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे नाजी हुकूमत का अंत हुआ और उसके बाद क्या हुआ। 2 मोर्चों पर मिली हार ने, समझिए, थर्ड राइख के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। एक तरफ ईस्ट में स्टेलिनग्राड में सोवियत संघ ने उन्हें करारी शिकस्त दी और दूसरी तरफ वेस्ट में डी-डे पर मित्र देशों की सेना ने हमला बोल दिया। बस यहीं से युद्ध का पासा पलट गया। जैसे जैसे हार करीब आ रही थी, हिटलर के खिलाफ अंदर से ही आवाजें उठने लगी थीं। 20 जुलाई 1944 को उस पर एक जानलेवा हमला भी हुआ, जिसमें वो बाल बाल बच गया। इस घटना ने उसे और भी ज्यादा वहशी और पागल बना दिया। बदले की आग में उसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अंत तो निश्चित था। जब सोवियत सेना बर्लिन में घुस गई तो हिटलर ने एक बंकर में छिपकर खुदकुशी कर ली, दुश्मन के हाथों पकड़े जाने के डर से। ये था उस तानाशाह का कायरता भरा अंत जो लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार था। युद्ध के बाद जब हिसाब का वक्त आया तो नूरनबर्ग में नाजी अपराधियों पर केस चला। उन्हें सजा भी हुई, पर एक दिलचस्प बात यह है कि हिटलर पर उसकी गैर मौजूदगी में मुकदमा नहीं चलाया गया। और इसके पीछे वजह ये थी कि कोई ये अफवाह ना फैला सके कि वो शायद बचकर निकल गया है और कहीं जिंदा है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे सिर्फ एक इंसान की नफरत भरी सोच लाखों लोगों की मौत की वजह बन सकती है। ये सिर्फ एक तानाशाह की कहानी नहीं है, ये उस समाज की भी कहानी है जिसने या तो उसका साथ दिया या फिर चुप रहकर सब कुछ होने दिया। ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।